नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं चैप्टर वाइज आपको एक एक चैप्टर के जो है फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं चाहता हूं कि आप बहुत कम समय में पूरी फिजिक्स को कैसे कवर करें। तो यदि मैं देखूं कि एनसीईआरटी की बुक से कुल लगभग 14 या 15 चैप्टर फिजिक्स है, मैं चाहता हूं कि एक एक चैप्टर आपको पर डे एनालिसिस करूं फार्मूले से, और लगभग 14 से 15 दिन में आपको पूरी फिजिक्स के फार्मूले आपके पास होंगे। एक बार 1 बाय 1 चैप्टर करके फार्मूले हो जाएं, फिर उसके बाद मैं आपको सवाल लगाना बताऊंगा, क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, जिसको मैं इसके प्रीवियस वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, और जिसमें 35 नंबर की थ्योरी आती है और 35 नंबर का सवाल आता है। जो 35 नंबर का सवाल आता है उसको आप तभी ट्रैक कर पाएंगे, उसको आप तभी सॉल्व कर पाएंगे कि जब आपके पास फार्मूले हो, कॉन्सेप्ट हो और थ्योरी के कॉन्सेप्ट मालूम हो, तभी आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा यही पर्पज है कि जो आपके पास 14 या 15 चैप्टर फिजिक्स है, एक एक चैप्टर की सूत्र आप तक पहले पहुँचे। जैसे पहले चैप्टर में क्या सूत्र है, दूसरे में क्या सूत्र है, तीसरे में क्या है, ऐसे सूत्र पहुँच जाए। फिर उसके बाद मैं आपको एक एक चैप्टर के सवाल बताते हैं, जिससे सवाल आपको लगाना आ जाएगा। थ्योरी आप चाहेंगे तो इसके बाद हम थ्योरी भी बताएंगे। इस तरीके से आपका एक महीने में पूरी फिजिक्स कवर हो जाएगी। आइए, एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इस जो पहला चैप्टर फिजिक्स है, इसमें कितने सूत्र हैं, क्या क्या आप याद रखें जो आपके बोर्ड एग्जाम में फायदा करेगा। तो आइए, मैं 6-7 पॉइंट में आपको पूरे चैप्टर की एनालिसिस करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये लंबी क्लास नहीं ले जाना चाहता हूँ, बहुत शार्ट में आपको बताऊंगा। मेरी क्लास होती तो उसमें मैं बहुत एक्सप्लेन करता कि चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, कौन से थे साइंटिस्टों ने काम किए थे। बड़ी लंबी थ्योरी है, बड़ा लेक्चर है, मैं उस लेक्चर में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ चार्ज क्या होता है, मतलब आवेश क्या होता है। चार्ज, आवेश। तो प्यारे दोस्तों, आप चार्ज के बारे में 2-3 बात आप याद रखिए कि सबसे पहली बात तो आप ये जानिए, पहली बात कि चार्ज 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब इसमें कौन? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर इसको देखा जाए तो इसको आवेश को हमेशा क्यू से अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू और ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। और क्या आपको चार्ज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। और आप जानते हैं कि जो भौतिक राशियां अदिश होती हैं उनको साधारण बीजगणितीय नियम की सहायता से जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जैसे 2 कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जैसे 2 कूलाम धन 2 कूलाम बराबर कितना? 4 कूलाम। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो आप ऐसे 4 नहीं कह सकते थे, उसके लिए अलग नियम है। आप वेक्टर वाले चैप्टर में 11th में पढ़े होंगे। आइए मैं दूसरे पॉइंट पे बात करता हूँ। पहली बात ये अदिश राशि है, और इसमें आप क्या सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर कैपिटल क्यू आवेश है, तो यह किसके बराबर होगा? एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, प्लस माइनस एन ई, जहां एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इतना प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये तो रहा आपका पहला पॉइंट, आपको आवेश के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। आइए हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, और आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। दूसरी जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम आप इस चैप्टर में देखेंगे। एक महान साइंटिस्ट कूलाम साहब, इन्होंने बहुत कुछ समझा। अगर उसे साधारण भाषा में समझें तो समाज में महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं,
जब ये युवा होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो यही सेम प्रोसेस आपकी फिजिक्स में है। आइए, अगर हमारे पास उन्होंने बताया कि दो आवेश हो जाएं, एक प्लस क्यू आवेश हो जाए और यदि एक आवेश क्या हो जाए Q1 हो जाए और दूसरा आवेश Q2 हो जाए, तो उनके बीच सदैव एक बल कार्य करता है F। जो बल F कार्य करता है ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षणकारी हो सकता है या तो प्रतिकर्षणकारी हो सकता है। और उसका मान क्या, किस सूत्र क्या लेंगे, 1 इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये सूत्र आप हमेशा याद रखिए दोस्तों। क्लास होती तो आपको बताते गुलाम साहब का ये नियम कैसे, ये सूत्र कैसे उन्होंने निकाला, लेकिन इस समय ये शॉर्ट वीडियो है इसलिए आप इसमें जो है सूत्र याद रखिएगा। इसमें एक कांस्टेंट आता है दोस्तों 1/4πε0। इसकी कुछ वैल्यू होती है, आप इस वैल्यू को हमेशा याद रखिए, क्योंकि तभी सवाल लगा पाएंगे जब आप इसकी वैल्यू याद रखेंगे। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 9×10⁹। इसका मात्रक याद रखना, क्योंकि मात्रक बहुत जरूरी है। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसी में आप देखते हैं एक कांस्टेंट और आ जाता है ए एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट की बात करें, यदि मैं इस एप्सिलॉन नॉट की बात करूं, बोर्ड छोटा है दोस्तों, नाराज मत होइएगा, और बड़े बोर्ड की व्यवस्था करेंगे और आपको और बेहतर पढ़ाने का प्रयास मेरा जारी रहेगा। देखिए एक आता है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं, इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, या कभी कभी लोग एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता प्रदर्शित करता है। कभी पूछिए एप्सिलॉन नॉट क्या वेद करता है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। इसका मान होता है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। बहुत लोगों को मान तो याद रहता है लेकिन इसका मात्रक नहीं याद रहता, इसलिए आप मात्रक याद रखिएगा। मात्रक होता है इसका क्या, कि कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यदि आप इसका मान याद रखते हैं तो सवालों में आपको फायदा मिलेगा। इस तरीके से कूलम के नियम में कितना जानकारी आपको होनी चाहिए ये मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। बताया ना दोस्तों कि आप बोर्ड से नाराज मत होइएगा, मैं और बोर्ड की व्यवस्था करूंगा और सारी चीज़ों की व्यवस्था करूँ जिससे मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसके बाद इसमें इस टॉपिक में इस चैप्टर में और क्या हमको याद रखना चाहिए। इस चैप्टर में दोस्तों आपको याद रखना चाहिए एक और बात है, तीसरी बात है, और वो है वैद्युत क्षेत्र, या यूं कहें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको ये इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आखिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर, इसको ई से प्रकट करते हैं, और इसका सूत्र होता है दोस्तों F/Q0 या F/Q0। इसका एक और फार्मूला होता है, यदि किसी आवेश से कुछ दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये सूत्र तब लगाओगे जैसे कोई आवेश यहाँ पे है, मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको इस फार्मूले से आप निकालेंगे। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या होता है F/Q0 या E बराबर 1/4πε0Q/r²। और क्या इसमें याद रखना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए इसमें यह सदिश है, कदिश है, यह एक सदिश राशि है दोस्तों। कैसी राशि है, सदिश। और जो सदिश होता है उसमें डायरेक्शन होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, दिशा क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सवाल लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इसकी दिशा दोस्तों धनात्मक, जो धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश से दूर, और कह सकते हैं कि ऋणात्मक आवेश की ओर, ये दिशा याद रखना। या इसको शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा,
प्लस, उसके बाद माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर। ये हमेशा याद रखना। अगर ये चीज आपको याद रहेगी तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। इसका सूत्र क्या होते है आपको बताया। और इसका एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मात्रक क्या होता है। अगर कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र तक मात्रक क्या होता है, तो आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और जो अपाट आवेश उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो कह सकते हैं इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम। कभी कभी यही बोर्ड परीक्षा पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम। आप इसको टिक कर दीजिएगा। इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी है। आइए दूसरे पॉइंट में भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों 3 पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट देखो हम क्या इस चैप्टर में और क्या जानना चाहिए। दोस्तों यदि ये चीज आपको मालूम रहेगी तो इससे आपको सवाल लगाने बहुत मतलब है। और मैं देखिएगा जिन सवालों को आप बहुत डरते थे, मैं उनको 1 या 2 मिनट में आपको लगा के दिखाऊंगा और आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे। आप देखिएगा, धैर्य बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाइए और मुझ पर भरोसा करिए। दोस्तों लगभग 2 साल मैंने इंटर में पढ़ाई किया है फिजिक्स। परिहारपुर पढ़ता है जब 11th-12th में रहता है। और उसके बाद जब मैं बीएससी करने गया तब से लेकर के कम से कम 9 साल मैंने फिजिक्स की कोचिंग पढ़ाई। और आज आगे भी 2-3-4 साल से मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो लगभग 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का, पढ़ने का और जीवन में इस विषय को ले जाकर कुछ सफलता हासिल करने का। इसे हमारी बातों को मानिए और आप भी अपने जीवन में कुछ सफलता जरूर अर्जित कीजिए। आइए एक और पॉइंट पर चर्चा करते हैं आपसे। ये चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारे पास। और चौथा पॉइंट क्या है? द्विध्रुव। द्विध्रुव, इसको पूरा नाम इसका होता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या नाम होगा? वैद्युत द्विध्रुव। इसको अंग्रेजी में दोस्तों बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक सरल सिंपल शब्दों में आप जान लीजिए कि यदि 2 आवेश हो जाए, ध्यान सुनिएगा, बातों को ध्यान सुनेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात ध्यान सुनते नहीं हो। ये 2 आवेश हो, 2 आवेश ऐसे हो जिनका परिमाण समान हो। परिमाण मतलब जो वैल्यू हो वो समान हो। जैसे शादी कैसे होती है, अब एक बूढ़े से और एक नौजवान लड़की शादी नहीं हो सकती ना, तो हमेशा उसमें क्या होती है? इक्वालिटी देखी जाती है। तो आप देखिए इसमें कि एक आवेश अगर Q है तो दूसरा भी Q ही होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना है, यदि एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। और उनको एक दूसरे के अति निकट रखें, अति समीप रखें, तो जिस निकाय का, जिस सिस्टम का निर्माण होता है उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी लंबाई को 2l माना गया है। कितना? 2l। ये पूरी लंबाई 2l है तो आधी लंबाई कितनी होगी? l। मान लो आधी लंबाई यहाँ तक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? l। तो कभी पूछे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी मानी जाती है? 2l। और आधी लंबाई कितनी? l। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानकारी हो गई। वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि 2 समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे की अति सन्निकट रखने पर जिस निकाय का निर्माण होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब दोस्तों इसमें खास बात क्या है, आप इसमें देखेंगे कि एक तथा एक चीज और देखना, क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह सबसे चीज खास बात है कि आप इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? आइए देख लेते हैं 2-3 पॉइंट में। इसमें क्या ख्याल रखना है? पहली बात, किसका जो सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2l। Q क्या है? कोई एक आवेश का परिमाण और इसकी लंबाई कितनी है? 2l। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। और क्या इसमें याद होना चाहिए? ये कैसी राशि है? अदिश एक सदिश है, तो दोस्तों ये सदिश राशि है, इतना याद रखना। और एक जान लो, जो चीज सदिश होता है उसमें डायरेक्शन होती है, इसमें भी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। और इसमें अगर दिशा होगी, सदिश है तो दिशा होगी, दिशा किधर होगी? तो आप याद रखिए कि ऋण आवेश से
धन आवेश की ओर। ये P, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P की डायरेक्शन क्या होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अभी मैंने इसकी प्रीवियस में बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार याद लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। और क्या पॉइंट है, और इसमें क्या, इसका दोस्तों आपको मात्रक याद रखना चाहिए। कभी पूछ ले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका मात्रक होता है कूलॉम इंटू मीटर। क्या मात्रक होता है दोस्तों, कूलॉम इंटू मीटर। तो सूत्र याद हो, दिशा याद हो, कैसी राशि है, सदिश राशि है, और मात्रक क्या होता है आपके पास, कूलॉम इंटू मीटर। अगर आप इन पॉइंटों को याद रखते हैं, फिर आप देखिएगा मैं वो चीज़ आपको सिखाऊंगा कि आप फिजिक्स के सवालों को अंगुलियों पर लगाएंगे, गर्दा गर्दा मचा देंगे चारों तरफ। लेकिन क्या है कि इतनी ही बात लोग समझना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, अंत में हमेशा के लिए परेशान रहते हैं। फिजिक्स एक ऐसी विषय जो आपको इंटर पास कराएगी, आपको डॉक्टर बनाएगी, इंजीनियर बनाएगी, मास्टर बनाएगी, प्रोफेसर बनाएगी, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, वो आपको ये फिजिक्स देगी। आप फिजिक्स एक अपने आप में बहुत संपूर्ण विषय मानी जाती है। तो कम समय है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपके सामने व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन आने वाले समय में जरूर करूँगा और इसके महत्व बताऊंगा। तो मैं आगे 4 पॉइंट चर्चा की, तो कुछ और इसमें क्या जाना चाहिए उसकी चर्चा आगे करते हैं। आइए, प्यारे दोस्तों, आप सहजता से, सरलता से इसको पढ़िए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स बहुत नॉर्मल विषय है, बहुत इंटरेस्टेड है। आइए देखते हैं और क्या हमको सीखना चाहिए। तो एक चीज हम वैद्युत द्विध्रुव भी पढ़ा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव अभी मैंने बताया क्या होता है, एक प्लस आवेश हो जाए और एक माइनस आवेश हो जाए, दोनों की वैल्यू समान हो, और इससे इसका मान लो ए है और ये बिंदु बी है, इसका मध्य बिंदु है, लंबाई कितना, स्मॉल एल, आधी लंबाई फिर क्या, स्मॉल एल। तो इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक बार कहाँ, अच्छी स्थिति में, मान लो अच्छी स्थिति में कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र हो जाएगा दोस्तों कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना, 2p/r³। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लेकिन जैसे इसने कहा कि निरक्षी में, मतलब कोई पिन पॉइंट यहाँ पे हो जाए, आप ऐसे करेंगे, ये देखेंगे, और यहाँ से क्या, स्मॉल r दूरी पर अगर कोई हो तो हम इसको लिखेंगे निरक्षी में, निरक्षी स्थिति में। आप पढ़े होंगे, अब आज दिसंबर चल रहा है, तो मैं जानता हूं कि अब लगभग सारे कॉलेजेज में कोर्स खत्म हो चुके हैं, लगभग ये खत्म नहीं हो, खत्म होने की स्थिति में होंगे। तो आपको ये सब चीजें मालूम होंगी क्योंकि शुरुआत में बताया गया है। ये देखिए कि E बराबर निरक्षण क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो एक सूत्र यह है कि इसका डेरिवेशन दोस्तों बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, 5 नंबर के पूछा जाएगा। आप इसको डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है, कभी हमको मौका मिला तो पूरा निकाल कर आपको दिखाएंगे, नहीं तो आप इतना याद रखिए क्योंकि मैं आपको सवाल बताना चाहता हूँ। तो अच्छी स्थिति में क्या जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³, और अच्छी स्थिति में क्या जाएगा 1/4 p/r³। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। आइए दोस्तों आगे पन्ना पलटते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या इस चैप्टर में आपको और क्या आना चाहिए। इस चैप्टर में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, और बता देते हैं। इस चैप्टर में अगर इतना आप याद रखते हैं, विश्वास मानिए, एग्जाम बैठेंगे एकदम पूरे शहंशाह की तरह बैठेंगे, पेपर पाएंगे और आराम से करेंगे। आइए देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है, और क्योंकि जानते हैं आवेश पर क्या करता है, बल कार्य करता है, कूलॉम बल कार्य करता है। तो जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य कर, 2 बल कार्य करते हैं और उसको घुमाना चाहते हैं, और इसलिए वहां पे क्या, एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, और उसका सूत्र होता है टाउ बराबर P/E sin थीटा। आप पढ़े होंगे दोस्तों, आप पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है, P sin थीटा। और कभी इसका वेक्टर रूप पूछे आपसे, ये 5वां पॉइंट बता रहे हैं, 5वां मतलब क्या है, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण।
कब? जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तब उसे क्या वॉल्यूम का होगा? टाउ बराबर पी साइन थीटा। इसको वेक्टर रूप में अगर लिखना चाहते हैं, इसका वेक्टर रूप का विकल्प पूछ लेता परीक्षा में, तो ऐसे लिखोगे टाउ वेक्टर लगा दोगे बराबर पी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। यदि आप 11 में वेक्टर पढ़े होंगे तो आप इसको वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको लगभग 5 से 6 पॉइंट आपको बताए, 6वां पॉइंट होगा ये शायद। तो इस तरीके से आप पहले चैप्टर में कितने पॉइंट आपको याद रखना चाहिए सवाल लगाने के लिए, जितना मैंने बताया उतना याद रखिएगा। हो सकता है कि मैं या तो अगला चैप्टर फार्मूला लेके आऊँगा या तो मैं इसी चैप्टर पे आगे सवाल बताऊँगा। अब आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जैसा आप कमेंट करेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं तो आपका सर जी हूँ, आप जैसी डायरेक्शन जैसी डिमांड रखेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे और भी बच्चे सीख सकें और भटके ना। नहीं तो बहुत लोग कोचिंग में इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा सब कुछ फ्री में देंगे। आप मेरी वीडियो को दूर तक भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।